अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ असिम्प्टोटिक नोटेशंस। ठीक है, जब हम लोगों ने ये यूनिट स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने असिम्प्टोटिक नोटेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसी इंट्रोडक्शन को हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। दैट इज़ आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कोई भी एल्गोरिथम लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस हम यूज़ करते हैं। वो जो मैथमेटिकल नोटेशंस हैं वो यहाँ पर क्या कहलाते हैं? असिम्प्टोटिक नोटेशंस। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो डेफिनेशन है, दोनों में से आप जो भी डेफिनेशन कंसिडर करेंगे मीनिंग सेम होगा। सबसे पहले है असिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम रिफर्स टू डिफाइनिंग द मैथमेटिकल बाउंडेशन ऑब्लिक फ्रेमिंग ऑफ इट्स रन टाइम परफॉर्मेंस, राइट। और दूसरा टू रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और runtime performance of an algorithm, we use some mathematical notations for an algorithm which is known as asymptotic notations। दोनों definition का meaning यहाँ पर same है। ओके, अब आप जब asymptotic notations की बात करते हैं तो हम यहाँ पर तीन और terms यूज़ करते हैं जो आप नीचे देख सकते हैं। कौन सी होगी? वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। ठीक है, वर्स्ट केस का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन होने में मैक्स टू मैक्स टाइम कितना लगेगा, अगर आप इस चीज़ का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो जो केस है वो कौन सा होगा? वर्स्ट केस, राइट। बेस्ट केस की अगर हम बात करें, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए कम से कम टाइम कितना लगेगा, मिनिमम से मिनिमम टाइम कितना लगेगा, ये हम कहाँ पर डिस्कस करते हैं? बेस्ट केस के अंदर। और एवरेज केस की अगर हम बात करें, एवरेज केस का मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो टाइम यहाँ पर लग रहा है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए, वो टाइम जो है वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? आपका एवरेज केस। तो जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या असिम्प्टोटिक नोटेशंस की बात करते हैं तो हम तीन चीज़ों को भी कंसिडर करके चल रहे हैं, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमने लास्ट जब डिस्कस किया था तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से नोटेशंस हम बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 बेसिक असिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास है बिग ओ नोटेशन, उसके बाद है ओमेगा नोटेशन एंड द लास्ट वन इज़ थीटा नोटेशन। ये तीन नोटेशंस जो हैं वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल बाउंडेशन ऑफ एनी प्रोग्राम और एनी एल्गोरिथम। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं बिग ओ नोटेशन की तरफ। ठीक, अब बिग ओ नोटेशन की भी डेफिनेशन जो है वो किससे जुड़ी हुई है? वर्स्ट केस से। कैसे? हम वर्स्ट केस की डेफिनेशन क्या बताते हैं कि मैक्सिमम टाइम किसी भी प्रोग्राम को कितना लगेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, वो कौन रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर? आपका वर्स्ट केस। और वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशन लगता है वो नोटेशन आपका कौन सा लगेगा यहाँ पर? बिग ओ नोटेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नीचे हाईलाइट किया हुआ है। अगर मैं वर्स्ट केस की बात कर रही हूँ दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम टाइम और आई एम टॉकिंग अबाउट अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, तीनों का मीनिंग सेम होगा कि मैक्सिमम टाइम किसी भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना लगेगा। ठीक है, अब हमने जो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की उसको मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल नोटेशंस और इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए हम यहाँ पे तीन चीज़ें कंसिडर करके चल रहे हैं। अब जो नीचे मैंने जो एक फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है उसके लिए जो एफ ऑफ एन मैंने यूज़ किया है, ये एफ ऑफ एन क्या है? आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। उसके बाद है जी ऑफ एन। ये जी ऑफ एन क्या है? रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और सिंपली वी कैन से इट्स अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कहीं पर मैंने स्मॉल सी यूज़ किया है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो हम ये मान के चलते हैं कि थीटा नोटेशन में, थीटा नोटेशन के अंदर जो एफ ऑफ एन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा छोटी रहेगी या तो फिर इक्वल रहेगी किसके?
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जब हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ पर इक्वेशन देख सकते हैं, एफ ऑफ एन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन। तो यहाँ पर ये एफ ऑफ एन क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, और जी ऑफ एन क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसमें अगर किसी भी कांस्टेंट का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या होगी, यहाँ पर हमेशा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो बिग ओ नोटेशन का मतलब क्या होगा, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। ओके, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, c इंटू जी ऑफ एन, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी हमेशा बढ़ेगी और एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है वो या तो कम होगी या तो इक्वल होगी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, अब टाइम है इस इक्वेशन को प्रूफ करने का कि क्या हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं ये सही भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन मुझे प्रूफ करनी है वो मैंने लिखी हुई है, एफ ऑफ एन इज स्मॉलर देन और इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर मुझे प्रूफ करना है तो आप देखिए, टू प्रूफ द अबोव कंडीशन वी कंसिडर एन एग्जाम्पल। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है, दैट इज 5n² प्लस 2n प्लस 1। ओके, तो ये जो 5n² प्लस 2n प्लस 1 है, ये क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, ये जो मैं वैल्यू लिखूंगी दैट इज़ माय पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और पॉलिनोमियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का नोटेशन क्या है, एफ ऑफ एन। अब हम बात करते हैं ये पॉलिनोमियल फंक्शन कहाँ से आया। तो जब स्टार्टिंग में हम देख रहे थे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट करना है, तब मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर हमारे पास कोई भी एल्गोरिथम है या कोई प्रोग्राम है, तो उसमें से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब ये जो इक्वेशन जनरेशन है ये कैसे होगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसी का यूज़ करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन जनरेट करेंगे, और ये जो इक्वेशन जनरेट होगी इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन या पॉलिनोमियल फंक्शन, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, एफ ऑफ एन। ओके, अगर मेरे पास टर्म लिखी है 5n² प्लस 2n प्लस 1, और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसकी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करके दीजिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप इसकी कैलकुलेट करके दीजिए, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट आप कैसे करोगे, सबसे पहले जितने भी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, ओके, तो ये जो फिर आप देखेंगे आप उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 5n² प्लस 2n प्लस 1। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी ऐसा इक्वेशन का फॉर्म आता है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो 1, ये 2 और ये 5, इसको मैंने रिमूव कर दिया, बचा क्या, n² प्लस n, और उस n² प्लस n में भी आपको क्या करना है, n की जो हायर वैल्यू होगी आप उसे कंसिडर करेंगे। तो n² प्लस n में n की हायर वैल्यू कितनी होगी, n²। तो इसका मतलब अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना निकलेगा, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कितनी निकलेगी, तो आप यहाँ से देख सकते हो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n²। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर दूसरा देखिए, अब मैंने क्या किया, हियर वी कंसिडर, अब जो मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ ऑफ एन, उसकी वैल्यू कितनी है, 5n² प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, और साथ में इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है यानी जी ऑफ एन, उसकी वैल्यू भी मैंने कितनी निकाल रखी है यहाँ पर, n²। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो जी ऑफ एन की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है n², और जो एफ ऑफ एन आपको मैंने दिया था 5n² प्लस 2n प्लस 1, इसका आप क्या करोगे, इसमें आप एक एक बार n की जो वैल्यूज़ हैं वो आप क्या करोगे, चेंज करके आपको एक एक बार यहाँ पर इन सब की कंडीशंस को प्रूव करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, फर्स्टली पुट n इज इक्वल्स टू 1 इन एफ ऑफ एन। तो जो एफ ऑफ एन आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, उस एफ ऑफ एन क्या है यहाँ पर 5n² प्लस 2n प्लस 1, उसमें जहाँ पर भी n है, n की जगह पर आपको इनिशियली कितना पुट करना है, यहाँ पर 1। ठीक है, तो n की जगह पर जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो देखिए एफ ऑफ n की इक्वेशन क्या बनेगी, 5 इंटू यहाँ पर क्या होगा, n², तो 1 का स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ पर 2n, n की जगह पर कितना लिखा हमने, 1 प्लस 1, इन सबको ऐड करेंगे तो कांस्टेंट कितना निकला मेरा यहाँ पर, वैल्यू एफ ऑफ n की 8। ठीक है, एफ ऑफ n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 8। ठीक,
ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं। नाउ अज्यूम, अब आप ये मान के चलिए ये जो 8 आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया था ये क्या है आपके पास, आपके कांस्टेंट की वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब ये जो सी आप देख रहे हैं क्वेश्चन में उसकी वैल्यू हमने कितनी ले ली यहाँ पर 8, ठीक है। अब आप देखिए एन स्क्वायर, मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू कितनी है, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर में भी एन की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर 1, ठीक है। अब आपके पास क्या है, एन स्क्वायर की वैल्यू 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, मतलब जो जी ऑफ एन है उसकी वैल्यू 1 है। एफ ऑफ एन आपने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितनी है, 8 है, ठीक है। और जो कांस्टेंट यहाँ पर सी लिखा है, जो इक्वेशन नंबर 1 है जिसको हमें प्रूव करना है, उसकी वैल्यू भी हम कितनी लेके चल रहे हैं यहाँ पर 8, जो कि हमारा पहला कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर, नाउ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 दैट इज एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू सी इंटू जी ऑफ एन। इसमें जब आप ये सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आप नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एन की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। उसके बाद सी की वैल्यू मैंने कितनी ली, वो भी 8 इंटू जो जी ऑफ एन है उसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है हमने 1। तो क्या आ रहा है यहाँ पर 8 इक्वल्स टू 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 1 जो है, अगर आप ये जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन दी है उसमें n इज इक्वल्स टू 1 अगर आप पुट करते हो तो आप क्या देख सकते हो यहाँ से, f ऑफ n इज इक्वल्स टू c इंटू जी ऑफ n आ रहा है, ठीक है। पहली कंडीशन हमने प्रूव कर ली, ओके। नेक्स्ट आप देखोगे राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है सेकेंडली पुट n इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब जो एफ ऑफ एन वाली इक्वेशन है, एक बार मैंने 1 पुट किया, एक बार आप कितना पुट करोगे आप यहाँ पर 2। तो अब जब यहाँ पर आप 2 पुट करोगे तो एफ ऑफ एन की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 25, ठीक है। अब जी ऑफ एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर की जगह पर कितना आ जाएगा, एन की जगह पर 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, ठीक है। और कांस्टेंट अभी भी मेरे पास कितना है यहाँ पर 8, मैंने उसको चेंज नहीं किया। तो ये वैल्यू जब आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो एफ ऑफ एन कितना है 25, ठीक है। ये जो 25 है उसका जब आप कंपैरिजन करोगे 8 इंटू 4 के साथ, अब 8 इंटू 4 कैसे आएगा, सी इंटू जी ऑफ एन, तो कितना आ रहा है 32। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है वो क्या है यहाँ पर, c इंटू जी ऑफ एन से छोटी है। यहाँ पर जो मैंने इक्वल टू का साइन लगाया है वहाँ पर साइन कौन सा आएगा, लेस देन का, ठीक है। ये यहाँ पर मिस्टेक है, आप चेक करिएगा, लेस देन का साइन होगा। तो फिर हमारी दूसरी कंडीशन प्रूफ हो गई कि एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन c इंटू जी ऑफ एन है, ठीक है। तो ऐसे करते करते जब आप n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5 पुट करोगे तो तब यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू आप देखते जाएंगे, एफ ऑफ एन की वैल्यू छोटी होती जाएगी और सी इंटू जी ऑफ एन की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर बिगो नोटेशन का कैलकुलेशन करेंगे तो बिगो नोटेशन में आप हमेशा देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन आपने लिखा हुआ है उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगा, सी इंटू जी ऑफ एन। जी ऑफ एन क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसके मल्टीप्लिकेशन से आप जब कंपेयर करोगे तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, या तो इक्वल या लेस देन। तो जब आप n इज इक्वल्स टू 1 रखोगे तो वैल्यू क्या होगी, इक्वल। और जब आप n इज इक्वल्स टू 2, 3, 4 रखते जाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ऑफ एन की छोटी और सी ऑफ एन की बड़ी। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना होता है, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में आपको ये शो करना है कि कौन से पॉइंट पर ये जो एफ ऑफ एन और सी इंटू जी ऑफ एन है ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो आप देखिए हमने ग्राफ में 2 एक्सेस ली हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो एक्स एक्सेस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सी इंटू जी ऑफ एन को, और वाई एक्सेस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एफ ऑफ एन को, ठीक है। तो इनिशियली अब मैंने यहाँ पर 0 जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो 0 हमने यहाँ पर वैल्यू नहीं ली है, 0 से उसकी स्टार्टिंग हो रही है। तो n इज इक्वल्स टू 1 वाला जो पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए n इज इक्वल्स टू 1 में हमने क्या किया, एफ ऑफ एन और c इंटू जी ऑफ एन को इंटरसेक्ट करवाया और उसके बाद एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है वो छोटी होती जा रही है और c इंटू जी ऑफ एन की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, वो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस ग्राफ को अच्छे से देखिएगा, आपको सिर्फ यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट
प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन किसके लिए थी, बिग ओ नोटेशन के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओमेगा नोटेशन। मैंने अभी बताया था आपको ओमेगा नोटेशन जो है वो बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज़ होगा, तो ओमेगा नोटेशन जो है वो बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। बेस्ट केस का मतलब क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम टाइम कितना लगेगा किसी भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने के लिए। और अगर आप बेस्ट केस की बात कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो यहाँ पर मिनिमम टाइम की, आप बात कर रहे हैं लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम की, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम वही तीन चीज़ें कंसीडर कर रहे हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल फंक्शन, जी ऑफ एन इज इक्वल्स टू रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और सी क्या है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। अब थीटा नोटेशन के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, एफ ऑफ एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी इंटू जी ऑफ एन, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो यहाँ पर क्या मिलती जाएगी आपको, कम होती जाएगी, और पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, बिकॉज हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, बेस्ट केस को कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी मिनिमम टाइम को, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे सेम हमने यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसी फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है कि वो सही है या नहीं है। क्या है, एफ ऑफ एन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सी इंटू जी ऑफ एन से बड़ी होनी चाहिए, ओके। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वही इक्वेशन ली है, 5n² प्लस 2n प्लस 1, ठीक है। तो 5n² प्लस 2n प्लस 1, और इसका जब मैं कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करूँगी तो वो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी मेरी n², ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, अब हमने यहाँ पर इनिशियली n की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करने की बजाय n की वैल्यू को हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मिनिमम से मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर n की वैल्यू को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0, ओके। तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ n की जो इक्वेशन थी मेरी 5n² प्लस 2n प्लस 1, उसमें मैंने n की वैल्यू को इनिशियली कितना पुट कर दिया, 0। जैसे ही 0 पुट किया तो एफ ऑफ n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो आप कितना अज्यूम करोगे, 5। यहाँ पर आप कांस्टेंट अज्यूम करेंगे क्योंकि इनिशियली आपके क्वेश्चन का पहला कांस्टेंट 5 है। और जी ऑफ एन की वैल्यू n² की जगह 0 लगा देंगे तो कितना मिलेगा, 0। अब ये सारी वैल्यूज़ को इस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुट करोगे तो एफ ऑफ एन की वैल्यू कितनी है, 1, ओके। उसके बाद कांस्टेंट क्या है, 5, और जी ऑफ एन की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका मतलब जो जी ऑफ एन है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, सी इंटू जी ऑफ एन की 0। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है, और सी इंटू जी ऑफ एन की वैल्यू क्या है, 0। मतलब एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ग्रेटर जा रही है सी इंटू जी ऑफ एन से, कंडीशन ट्रू। सेकेंडली अब आप क्या पुट करोगे, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एफ ऑफ एन की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो कितना मिल रहा है, 8। यहाँ पर भी आप कांस्टेंट 5 लेके चलेंगे, और सी जी ऑफ एन जो है वो कितना आएगा, n²। तो n की जगह 1 पुट किया तो 1, ये इक्वेशन आप यहाँ पर पुट करेंगे तो एफ ऑफ एन की वैल्यू कितनी है, 8, ठीक है। सी की वैल्यू 5 और जी ऑफ एन की वैल्यू 1। इसका मतलब c इंटू जी ऑफ एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 5, और एफ ऑफ एन की वैल्यू कितनी है, 8। तो यहाँ पर भी हमारी कंडीशन प्रूफ हो रही है कि एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है वो क्या होगी, c इंटू जी ऑफ एन से हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, n इज इक्वल्स टू 0 से, बिकॉज हियर वी कैलकुलेट द मिनिमम टाइम, ठीक है। अब इसका आपको बनाना है ग्राफ, तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब आप यहाँ पर बेस्ट केस की बात कर रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम टाइम, कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट अभी तक हमें नहीं मिला है, तो यहाँ पर आप सिंपली एफ ऑफ एन और जी ऑफ एम दोनों को आप अलग अलग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए कैलकुलेशन होगी, बेस्ट केस के लिए, ओके। अब आप चलते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, थीटा नोटेशन में। तो थीटा नोटेशन बेसिकली क्यों यूज़ होगा, एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर मिड अमाउंट ऑफ टाइम। मिड अमाउंट ऑफ टाइम अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, बिटवीन बेस्ट एंड वर्स्ट केस, ठीक है। तो थीटा नोटेशन यूज़ होगा एवरेज केस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और अगर आप एवरेज केस की बात कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो मिड टाइम की, आप बात कर रहे हो टाइट बाउंड की। अब मैंने यहाँ पर टाइट बाउंड जो है वो क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज ये जो नोटेशन है, थीटा नोटेशन जो है, ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच का टाइम हमें बताएगा। तो वो जो बीच में टाइम होगा अपर बाउंड और लोअर बाउंड का, वो कितना कहलाएगा यहाँ पर, टाइट बाउंड,
ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, इसको जब आप प्रूफ करने जाएंगे या इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो भी क्या इक्वेशन होगी, एफ ऑफ एन जी ऑफ एन, लेकिन यहाँ पर आप दो कांस्टेंट लेकर चलेंगे। दो कांस्टेंट किस लिए, एक कांस्टेंट जो कि वर्स्ट केस का होगा और एक कांस्टेंट कौन सा है, जो कि आपके बेस्ट केस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थीटा नोटेशन का इक्वेशन बनेगा वो आप देखिए क्या होगा कि C1 इंटू जी ऑफ एन, मतलब एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है वो एक बार क्या होगी, बड़ी होगी, मतलब एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी। अगर एफ ऑफ एन की वैल्यू बड़ी है तो कौन सा केस होगा, बेस्ट केस, मतलब मिनिमम टाइम। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है वो एक बार लेस देन और इक्वल टू होगी C2 डॉट जी ऑफ एन, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्स्ट केस को, ठीक है। तो जब आप थीटा नोटेशन की बात करेंगे तो थीटा नोटेशन की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, C1 इंटू जी ऑफ एन इज़ ऑलवेज लेस देन एफ ऑफ एन, और दूसरा एफ ऑफ एन इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू C2 डॉट जी ऑफ एन, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट पोर्शन होगा वो बेस्ट केस मतलब मिनिमम टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और राइट पोर्शन जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्स्ट केस मतलब मैक्सिमम टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात आएगी कि इन दोनों को आप कैसे प्रूफ करोगे, तो इसके लिए सिंपली जो कैलकुलेशन आपने किया था कहाँ पर, एफ ऑफ एन, मतलब जो कैलकुलेशन आपने वर्स्ट केस के लिए किया और जो कैलकुलेशन आपने बेस्ट केस के लिए किया, वन बाय वन वही कैलकुलेशन आपको कहाँ पर रिपीट करना है, C1 डॉट जी ऑफ एन इज़ ऑलवेज लेस देन एफ ऑफ एन, मतलब बेस्ट केस का कैलकुलेशन। और एक बार आप कैलकुलेशन किसका रिपीट करेंगे, एफ ऑफ एन इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू C2 डॉट जी ऑफ एन, यानी वर्स्ट केस का कैलकुलेशन। तो आप ये दोनों कंडीशंस को इक्वली प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। सो असिम्प्टोटिक नोटेशंस में आप देखिएगा सब, एक बार आप अच्छे से इसको रीड करिए। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, 3 केसेस हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस। 3 नोटेशन यूज़ होंगे, बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन। अब एक एक करके हर नोटेशन के लिए आपके पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको आपको प्रूव करना है। बिगो नोटेशन में क्या होगा, एफ ऑफ एन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, छोटी होगी C इंटू जी ऑफ एन के। या फिर इस इक्वेशन को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बिगो नोटेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ज़्यादा होगी तो जी ऑफ एन बड़ा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बिगो नोटेशन को प्रूव करना है, लेकिन आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, n इज इक्वल्स टू 1 से, ठीक है। उसके बाद ओमेगा नोटेशन की इक्वेशन में क्या हो रहा है, ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी जी ऑफ एन, ये क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो एफ ऑफ एन की वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी। इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास ये पूरा सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर आप n की वैल्यू को 0 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज वी रिक्वायर द मिनिमम टाइम, ओके। और उसके बाद लास्ट है आपका थीटा नोटेशन। तो थीटा नोटेशन की जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो मैंने अभी आपसे कहा कि एफ ऑफ एन की वैल्यू एक बार क्या होगी, बड़ी होगी, और एक बार छोटी या इक्वल होगी। तो जब एफ ऑफ एन की वैल्यू बड़ी है तो वो बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करेगा, जब एफ ऑफ एन की वैल्यू छोटी या इक्वल है C2 डॉट जी ऑफ एन के, वो वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करेगा। और थीटा नोटेशन के लिए अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप उन दोनों कैलकुलेशन को क्या करेंगे, यहाँ पर रिपीट करेंगे, ठीक है। तो आप ये टॉपिक पूरा देख लीजिए, वीडियो को आप अच्छे से देखिए, और किसी को भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, हैव अ गुड डे।